बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो फाइनल अकाउंट जो कि अकाउंटिंग साइकिल की लास्ट स्टेज है, फाइनल अकाउंट में हम अकाउंट्स को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं। हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस बताता है, और जो बैलेंस शीट है ये हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि बिज़नेस के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, बिज़नेस पे टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है और बिज़नेस में ओनर का कैपिटल कितना है। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस जो कि फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल ट्रायल बैलेंस वो होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड बताई होती है, और इनफॉर्मल वो होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं बताई होती। हमने खुद ही आइटम को अज्यूम करके लिखना होता है, जज करना होता है आइटम को ट्रायल बैलेंस में। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके दो पोर्शन होते हैं। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है इसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट साइड है इसमें डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। और जो इसके बाद दूसरा पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है इसमें 3 आइटम लिखी जाती हैं और क्रेडिट साइड पे 2 आइटम लिखी जाती हैं। डेबिट साइड पे कौन सी 3 आइटम है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट साइड पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक है, ये 2 आइटम लिखी जाती हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास गिवन होता है, हमें सिर्फ चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए, आइटम का पता होना चाहिए, अकाउंट्स का पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम किस साइड पे किस जगह पे हमने लिखनी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे पहले हमें चाहिए होता है वो ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ठीक है। अगर फॉर्मल ट्रायल बैलेंस है तो ये डेबिट साइड पे गिवन होगा, अगर इनफॉर्मल है तो पूरे ट्रायल बैलेंस में ये कहीं पे भी दिया हो सकता है, और इसके साथ ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग डेट लिखी होगी, तो वो हमने देख लेना है कहाँ पे है। तो क्वेश्चन में जैसे देखिए ऊपर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ रहीम 31 दिसंबर 2022। तो रहीम की बुक से ये जो ट्रायल बैलेंस है ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो इसमें वो हमसे रिक्वायर करेगा कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है। तो पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने बनाना है। बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे और जिस ईयर की जिस डेट की वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कहेगा वो हम बना लेंगे। मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ डेट्स गिवन होंगी, तो आपने अपनी बुक के मुताबिक जो है या क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे डेट मेंशन कर लेनी है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 2022 है, तो हम यहाँ पे भी 2022 कर लेते हैं। तो पहला जो पोर्शन है इसे ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जो पहली आइटम हमने लिखनी होती है ट्रायल बैलेंस में से वो ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 58,000 का, तो हम ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे 58,000। इसके बाद जो दूसरी आइटम इस साइड पे आएगी डेबिट साइड पे, वो परचेजेस लिखी होती हैं। तो परचेजेस हमने हमेशा नेट परचेजेस लिखनी होती हैं। अगर इसमें रिटर्न्स होंगी तो वो हम माइनस करके नेट परचेजेस लिखेंगे। बेसिकली हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए बनाना होता है। तो यहाँ पे हम नेट अमाउंट से ही लिखते हैं, तो इसलिए हम परचेजेस में से अगर कुछ रिटर्न्स हैं तो वो माइनस करने के बाद लिखेंगे। तो परचेजेस चूँकि एक्सपेंस है तो ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे अमाउंट इसकी गिवन होगी। और याद रखिए जो ट्रायल बैलेंस है ना, अगर इसकी ये फॉर्मल ट्रायल बैलेंस दिया हो, जैसे कि डेबिट लिखा हुआ है और ये क्रेडिट लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड पे सिर्फ 2 आइटम होंगी आपके पास, एसेट्स और एक्सपेंसेस। पूरी डेबिट साइड पे, पूरे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको मिलेंगी, एक मिलेगा एसेट्स, दूसरे एक्सपेंसेस। और इसकी जो क्रेडिट साइड होगी ना, इसमें आपको 3 अकाउंट मिलेंगे, आपको कैपिटल मिलेगा, आपको इनकम मिलेगी, आपको लाइबिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो जब आपने कोई चीज़ आइटम कोई देखनी है, ढूंढनी है, तो फॉर्मल ट्रायल बैलेंस में उसी साइड पे देखा करें आप। जैसे कि परचेजेस एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड पे ही होंगे हमेशा। तो परचेजेस उसने दी हुई हैं 286,000, 2,86,000 है, और हम ये देखेंगे कि क्या इनमें से कुछ रिटर्न्स भी हैं। परचेजेस की रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे होती हैं, परचेजेस एक्सपेंसेस हैं, और
अगर डेबिट साइड पे है तो इट्स मीन इंक्रीज हो रहा है, अगर क्रेडिट साइड पे है तो ये एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, रिटर्न है, तो ये क्रेडिट साइड पे होगी इसकी रिटर्न। तो ये हम इसमें से लेस परचेज रिटर्न लिखेंगे और रिटर्न लेस करने के बाद जो बाकी अमाउंट बचेगी, नेट अमाउंट बचेगी परचेजेस की, नेट परचेजेस जो होंगी वो हम रुपीज़ वाले कॉलम में लिख लेंगे 2,65,000। ठीक है, डेबिट साइड पे 3 आइटम होंगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं जो परचेजेस से रिलेटेड होते हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये आप इंट्रोडक्शन में जो है आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन से इनडायरेक्ट हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो 2 आइटम हमने लिख ली, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढेंगे और वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की बेसिकली। तो ओपनिंग जब भी आप कोई आइटम लिखें तो हमेशा ऊपर से देखना शुरू करें ताकि कोई भी आइटम स्किप ना हो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया, बिल्डिंग एसेट है, परचेजेस एक्सपेंस है, ये हमने लिख लिया, डेटर एसेट है, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढने हैं। तो कैरेज इनवर्ड, ठीक है, बाज़ एक्सपेंसेस हैं जैसे कैरेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर कैरेज इन हो फिर भी ये डायरेक्ट होता है, अगर कैरेज इनवर्ड हो फिर भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिख लेंगे 6,000 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड 6,000। अगर कैरेज के साथ आउट या आउटवर्ड लगेगा लिखा होगा तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता है। तो ये कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमने लिख लिया है 6,000। इसके अलावा देखेंगे कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, एक ही दिया हुआ, वो हमने लिख लिया है कैरेज इनवर्ड, ये लिख लिया हमने। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे हमेशा 2 आइटम हमें लिखनी होती हैं, एक सेल और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल जो है ये रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, इनकम को रिप्रेजेंट करती है, तो ये क्रेडिट साइड पे हमेशा आपको मिलेगी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे। तो सेल्स यूँ ही है 4,21,000, ये हम लिखेंगे इनर कॉलम में और ये देखेंगे क्या कुछ चीज़ें वापस भी हुई हैं, हमें वापस भी आई हैं जो हमने चीज़ें बेची थी। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे होगी और इसकी रिटर्न हमेशा डेबिट साइड पे होगी। सेल इनकम को इंक्रीज को शो कर रहा होता है कि इनकम इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और रिटर्न लॉस को शो करती है, तो ये रिटर्न जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे होगी। ठीक है, एक्सपेंसेस को शो करती है, लॉस को शो करती है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे, परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पे, इसकी रिटर्न क्रेडिट साइड पे, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे और इसकी रिटर्न हमेशा डेबिट साइड पे होगी। तो हमने लिखा सेल्स 4,21,000 और उसमें से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न 36,000 बताई हुई है 36,000, तो हमारी नेट सेल आ जाएगी 3,85,000 385,000। उसके बाद जो दूसरी आइटम हमने लिखनी होती है वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो चीज़ें जो अभी हमारी सेल आउट नहीं हुई और ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा जो है वो ज़्यादातर 99% ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया होता है, सम टाइम जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दे सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, इसको हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमें ग्रास प्रॉफिट हो रहा है या ग्रास लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारी डायरेक्ट इनकम है इसका टोटल करेंगे और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनका भी टोटल करेंगे। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कम है तो हमें ग्रास प्रॉफिट होगा। अगर इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें ग्रास प्रॉफिट होगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और डायरेक्ट इनकम कम होगी तो ग्रास लॉस होगा। तो हमने इनकम का टोटल किया 3,85,000 और 81,000 का, तो वो बना 4,66,000। तो अब हमने जब एक्सपेंसेस का टोटल किया तो आप ये जो आपके पास एक्सपेंसेस दिए हुए इनका टोटल करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो इनकम से कम आएगी। तो अमाउंट अगर इनकम से कम है तो इट्स मीन आपकी इनकम ज़्यादा है। इनकम कितनी ज़्यादा है, 1,37,000, तो इट्स मीन आपको ये ग्रास प्रॉफिट यहाँ पे होगा। डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो ग्रास प्रॉफिट होगा। ग्रास प्रॉफिट हम लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर होती है, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको बैलेंस करने के लिए ये हम
बेसिकली ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, लेकिन हम इसको क्लोज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर देंगे। पहला जो पोर्शन है, जो पहला हिस्सा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,37,000 है। इसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें। इसमें हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है, हमारा प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसके बाद ये हमारी इनडायरेक्ट, जो हमारी डायरेक्ट इनकम है उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब हम माइनस करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और इनका डायरेक्ट लिंक जो है वो सेल्स के साथ होता है। ठीक है। तो हम दोबारा से ट्रायल बैलेंस में आएंगे और देखेंगे कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे और इनडायरेक्ट इनकम अगर दी होगी तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के स्टार्ट से ही हमेशा शुरू कीजिएगा पहली आइटम से और देखते आएँ कि कौन सी आइटम आपके पास जो है वो दी हुई हैं जो एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने पहले लिख लिया हुआ। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं याद रखिएगा हमेशा एक दफ़ा उनका इफेक्ट होता है, एक दफ़ा लिखी जाती हैं, और जो एडजस्टमेंट दी होती है उनका डबल इफेक्ट होता है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक एक ही दफ़ा लिखा गया, एक ही दफ़ा ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। इसके बाद देखें बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, लेकिन अगर इसकी डेप्रिसिएशन है ना तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझा जाएगा। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें सेकंड वाली एडजस्टमेंट है, इसमें कह रहा है बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फर्नीचर और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हुई है, बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है वो 5% है। तो जो बिल्डिंग की अमाउंट है ये फिक्स्ड एसेट है, ये बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, लेकिन इस पे 5% लेके हम जो है वो डेप्रिसिएशन इसकी मेंशन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन की हुई है। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 1 लाख बताई हुई है ट्रायल बैलेंस में, और इस पर 5% डेप्रिसिएशन हुई है। डेप्रिसिएशन आपको पता है एसेट की वैल्यू में कमी को कहते हैं और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो 1 लाख का 5% आप लेंगे, ज़रा 5 तकसीम 100 तो 5,000 हमारे पास बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसके बाद हम देखें आइटम तो परचेज हमने पहले लिख ली हुई है, डेटर्स एसेट है और सेल्स रिटर्न भी हमने लिख लिया, कैरेज इनवर्ड भी हमने लिख लिया हुआ। कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये 8,000 है। जो आइटम आपके पास आती है वो लिखते जाएं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसके बाद सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे। 16,000 सैलरीज की अमाउंट बताई हुई है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमने लिख ली। इसके बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन दी हुई है 10%, तो फर्नीचर की हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। 8,000 पे 10% लेंगे तो 800 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है। फर्नीचर की जो अमाउंट है ये फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन ली जाएगी वो अमाउंट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट थी, एक बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन थी 5%, एक फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थी 10%, वो हमने लेके लिख ली है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 बताए हुए थे वो हमने एज इट इज़ सिंपली लिख दिए हैं। इनडायरेक्ट इनकम कोई भी नहीं दी हुई इस साइड पे, अगर होती तो हमने लिख लेनी थी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, कोई होती तो वो हमने लिख लेनी थी। अब हम क्या करेंगे, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको भी क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इनकम वाली साइड है दोबारा से इसका टोटल करेंगे और इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी और ये एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें नेट प्रॉफिट होगा। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो हमें नेट लॉस होगा। याद रहे ऊपर भी जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे अगर हमारी इनकम कम एक्सपेंसेस ज़्यादा होते तो हमें ग्रॉस लॉस होना था, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाना था इस साइड पे। ठीक है। जैसे हमने उधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, इधर हमने ग्रॉस लॉस लिख देना था, उसकी अमाउंट लिख देनी थी, बैलेंसिंग फिगर ये हमारे पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन में चूंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो हमने इसको डेबिट साइड पे लिखना है ताकि हम जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको बैलेंस कर सके, क्लोज कर सकें। इसी तरह जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमारी जो इनडायरेक्ट इनकम वाली साइड है ये वाली, इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अगर हमारी इनकम ज़्यादा आ रही होगी,
एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें नेट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये भी बैलेंसिंग फिगर है, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी इस तरह क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस शीट की है। तो बैलेंस शीट जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर मुश्तमिल होती है, तो इसका जो फॉर्मेट आपके सामने है, पहले हम करंट एसेट्स लिखते हैं, और करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, उनको हम करंट एसेट कहते हैं। तो ये करंट एसेट हम देखेंगे ये कैश एट बैंक हो सकता है। तो दोबारा से हम ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे और देखेंगे कौन से एसेट करंट एसेट बताए हुए हैं। जो डेटर है ये करंट एसेट है, इसके बाद कैश इन हैंड ये करंट एसेट है, तो हमने कैश इन हैंड भी लिख लिया 5000 ये लिखा हुआ है, और डेटर भी लिख लिए हैं 1,39,000 ये लिखे हुए हैं, और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा करंट एसेट ही होता है। जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट्स होती हैं, जो एडजस्टमेंट होती हैं वो उनका डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट किस तरह है, एक दफ़ा ये देखें हमने यहाँ पे इसको क्लोजिंग स्टॉक को लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरी दफ़ा हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 करंट एसेट्स हैं। इसके बाद हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट में पहले बिल्डिंग बताई हुई है 1 लाख की, ये बताई हुई है बिल्डिंग 1 लाख की, लेकिन ये बिल्डिंग की नेट अमाउंट नहीं है, तो हमने बैलेंस शीट में नेट अमाउंट लिखनी होती है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे इसकी डेप्रिसिएशन। तो 5000 इसकी डेप्रिसिएशन हुई थी, जो कि हम ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करके लिख के आए हैं। तो ये यहाँ पे हम फर्नीचर की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 5000, बाकी जो है वो 95,000 95,000 जो है वो हम लिख देंगे इसकी नेट अमाउंट। इसी तरह फर्नीचर हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट है जिसकी जो वैल्यू ट्रायल बैलेंस में बताई हुई है वो 8000 है, इसमें से हम लेस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन 7200 इसकी नेट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। तो लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ दी होंगी, जैसे कि क्रेडिटर्स है, ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, या कोई एक्सपेंस पेएबल हो वो हम लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपको क्रेडिट साइड पे दी होंगी ट्रायल बैलेंस के, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये लाइबिलिटी है, ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद फिक्स्ड लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं, वो हम लिखेंगे। उसमें सबसे पहले कैपिटल आप लिखेंगे, कैपिटल उसने दिया हुआ है 1 लाख का, वो आप लिखेंगे। इसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमने पहले फाइंड किया था, ये नेट प्रॉफिट 1,07,200। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड इसलिए करते हैं, कैपिटल चूँकि ऑनर की इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट है वो ऑनर को ही मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हम जो ऑनर का कैपिटल है उसमें उसको प्रॉफिट ऐड करके दे रहे हैं। अब उसका जो पहले जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था या जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख की थी, अब उसे प्रॉफिट हुआ है तो 1,07,200 उसको प्रॉफिट हुआ है, टोटल उसका कैपिटल जो है वो 2,07,200 हो गया। हमने सारे एसेट्स लिख लेने हैं, करंट भी फिक्स्ड भी, करंट लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ भी लिख लेनी है, और दोनों साइड का टोटल करना है, तो ये टोटल जो है वो इक्वल आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, और अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी, तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।